बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इसके साथ साथ हमने फेज़ एंगल को भी देखा था। हमने ये बात की थी कि फ़ेज़ एंगल टॉपिक एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये टॉपिक भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में करना क्या है, अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये जनरल फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, f इज इक्वल टू 1 ओवर टी या फिर इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन फार्मूला पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा यूज़ हो रहा है, हमने आज के इस टॉपिक में इस ओमेगा को ख़त्म करना है और इस ओमेगा की जगह इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट लेके आना है। हम यही फार्मूलाई इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यूज़ करेंगे, लेकिन इन फार्मूलाई में ओमेगा हमें नहीं चाहिए। हम ओमेगा की जगह इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के लेके आना चाहते हैं। यही हमारा आज का टारगेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम आपके सामने है। अगर आपका ये वाला मैस इनिशियली क्या हो, रेस्ट पे, तो x की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला मैस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा, एक्सट्रीम पे आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये वाला मैस इस एक्सट्रीम पॉइंट पे रुकेगा नहीं, बल्कि मीन की तरफ भागेगा। अब वो मीन की तरफ किसकी वजह से जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस मैस को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये मीन पे पहुंचेगा तो फिर रुकेगा नहीं, मीन से ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। अब इसको मीन तक कौन लेके आया, रीस्टोरिंग फोर्स। फिर मीन से अगले एक्सट्रीम पे कौन लेके जाएगा, इसका इनर्शिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर ले, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिपीट कर देते हैं कि इस एक्सट्रीम से मीन की तरफ कौन लेके गया बॉडी को, रीस्टोरिंग फोर्स। फिर इस मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे कौन लेके गया, इनर्शिया। फिर इस एक्सट्रीम से दोबारा वापसी मीन पे आया, कौन लेके आया एक्सट्रीम से मीन, रीस्टोरिंग फोर्स। फिर वो मीन पे रुका नहीं, मीन से पहले वाले एक्सट्रीम पे पहुंचा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अब स्टूडेंट्स, हमने इन फार्मूलाई के अंदर ओमेगा को ख़त्म करके के लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की साइन कर्व को देखें तो वो कैसी थी, जो कि हम वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी उसकी एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक में भी हमने साइन कर्व देखी थी। तो अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रा करूँ तो आपको एमसीक्यूज़ बहुत जल्दी समझ आ जाएगा और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ वापसी आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइन कर्व इस तरह से कुछ डिस्कस की थी। यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम t, और हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और उस एम्पलीट्यूड को हमने नाम दिया था a इज इक्वल टू एक्स नॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये बातें आपको याद होंगी, ठीक है। अगर नहीं याद तो मैं चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियोस को देखें, टॉपिक पिछले अपने कवर करें, फिर उसके बाद इस तरफ आएँ। अब डियर स्टूडेंट्स, ज़रा एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये बन गई, यही थी ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने साइन कर्व यही डिस्कस की थी। हैज़ अ टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ से, फ्रॉम दी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन गौर करना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड इज। स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा यहाँ से समझा देता हूँ, आसान से आसान करके, फिर शायद आप जल्दी आंसर पिक कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि आपने टाइम बताना है इट टू ट्रैवल फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा, टू
टू हाफ द एम्पलीट्यूड इज, और पहुंचेगा वहां तक जहां तक उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो चुका होगा। तो उस पॉइंट तक उसको कितना टाइम लगा है, तो वो टी आपने बताना है किसके इक्वल होगा। तो देखें, एक्सट्रीम से आप निकले यहां से, तो एक्सट्रीम से चलते 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 एम्पलीट्यूड का हाफ यहां हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हाफ हो गया ना, यहां पे देख सकते हैं, ठीक। अब वो कहते हैं यहां तक टाइम किसके इक्वल है, टी कितना होगा। तो आपने ये टी बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है T/4, T/6, T/8, T/12। तो आप फटाफट इसको सोचें, गौर करें स्टेटमेंट पे। अब आपको समझ आ गई है स्टेटमेंट, तो आप अपनी बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सोच लीजिए एक नज़र। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको पहले खुद सॉल्व करेंगे और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करेंगे। तो टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, हम आगे चलते हैं। बच्चे जो गलती करते हैं ना पहली, वो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलती ये करते हैं कि x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी की इक्वेशन यूज़ करते हैं और यहाँ से ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, वो 2π/t, और फिर t को T/4, T/6, T/8, T/12 चेक करते हैं, जिस पे इस x0 की वैल्यू हाफ आ रही होती है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये उनका प्रूफ हो गया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। लेकिन वो ये गलती कर गए, क्या, जो आंसर निकलेगा वो आंसर इन ऑप्शन में मौजूद है और वो होगा। और अक्सर स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि यार देखो हमने प्रूफ किया, आंसर तो आ गया ना, तो वो अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हैं। लेकिन वो गलती कहाँ कर रहे हैं कि देखो ये इक्वेशन कब यूज़ होती है। कल हमने फेज़ को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था इनिशियल फेज़ अगर 0 हो तब इक्वेशन यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, और जब इनिशियल फेज़ 90 हो तब इक्वेशन ये यूज़ नहीं करते। अब वो कौन सी, हम आगे चलते हैं। तो अगर जो इनिशियल फेज़ या वो अपना स्टार्ट ले मीन से स्टार्ट करे ना अगर मोशन, तब वो एम्पलीट्यूड के हाफ पे पहुंचे तो फिर आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। अब वो यहाँ पे ये मीन की पोजीशन तो स्टार्ट ही नहीं कर रहा, वो कर रहा है स्टार्ट एक्सट्रीम से और फिर पहुंचा एम्पलीट्यूड का हाफ, तो इस पे टाइम पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अगर वो मीन पे कहे, मीन से इस हाफ पे पहुंचे, एम्पलीट्यूड का हाफ कहे, फिर आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो टाइम होगा ना वो होगा T/12। और अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट करें और इस टी की जगह पहले ये लिखें, फिर ये प्रूफ करें, फिर ये करें। जब आप ये T/12 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये x0 आपका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब T/12 पे आपका हाफ हो जाएगा। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब वो इनिशियल फेज 0 कहेगा या स्टार्ट मीन से करेगा। हमारी स्टेटमेंट में क्या है कि फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम तो ये ठहरा है और यहाँ पे एंगल कितना होता है π/2। तो इनिशियल फेज क्या बन गया 90। तो जब इनिशियल फेज 90 हो, फिर आपके हाफ एम्पलीट्यूड पे वो आपसे पूछे कि टी किसके इक्वल है, तो फिर आप ये इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपने कल पढ़ा था कि इनिशियल फेज जब 90 हो तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू x0 cos इंटू ओमेगा टी, फिर ये इक्वेशन यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट। और अक्सर स्टूडेंट ये इक्वेशन यूज़ करके आ जाते हैं। तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है क्योंकि इनिशियल फेज 90 है। अब हम प्रूव करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टी क्या होगा। अच्छा, कुछ ने तो रट्टा लगाया होता है क्या कि अगर यहाँ पे T/12 आ रहा है तो यहाँ पे भी T/12 आएगा, लेकिन नहीं आएगा। आप प्रूफ करके देख लें, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन चेंज हो गई है ना, वहाँ साइन था, यहाँ कॉज है। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, मीन से स्टार्ट, हाफ एम्पलीट्यूड पे आपसे पूछे टी की वैल्यू तो T/12 के इक्वल होगी, और यहाँ पे अगर पूछे तो फिर आप इनिशियल फेज देखें 90 है तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अब टी की वैल्यू क्या आती है चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा की जगह 2π/t, टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि यार इतना टाइम हो गया अभी तो हमने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो x इज इक्वल टू x0 cos इंटू 2π/t। अब स्टूडेंट्स इस t की जगह आप बारी बारी ऑप्शन पुट करें, पहले T/4, फिर T/6, फिर T/8, फिर T/12। तो जिस पे इस x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, इसका मतलब वो ऑप्शन अपनी ठीक होगी। तो मुझे तो क्योंकि पता है, तो आपने याद रखना है ये जो T/6 है ना,
जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो अभी देख लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई टी की जगह आप पुट करें टी बाय 6, टी से कैंसल, 2 3 दा 6, पाई बाय 3 बचेगा। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस इंटू पाई बाय 3, और पाई बाय 3 का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 3 6 तो 0, तो आ गया जी 60। तो आपको पता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस इंटू 60, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पे गौर करें, एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हाफ हुआ खड़ा है ना, कब, जब t की वैल्यू आपने क्या पुट की है, t/6। आप जब ये करेंगे x नॉट बाय 2 आंसर नहीं आएगा। तो एम्पलीट्यूड जब हाफ हुआ तो उस पर टाइम की वैल्यू आपने क्या पुट करके चेक की थी, t/6, तो वो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक है, बीटा ऑप्शन ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs था, फेज एंगल के टॉपिक से पूछ सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टेटमेंट से ये बन सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको आपने नोटबुक की साइड पे करना है। हमारा टॉपिक यहीं से अब स्टार्ट होने लगा है। टॉपिक ये है कि हमने इस ओमेगा की जगह के को लेके आना है, याद रखना है इन चीज़ों को, इन फार्मूला को डिस्कस करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, इक्वेशन बन गई 1, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स क्या होगी, kx, और रीस्टोरिंग फोर्स करेगा तो फिर माइनस आ जाएगा, इक्वेशन बन गई 2। कंपेयर कर लें जी, ma इज इक्वल टू kx, और यहाँ से a ओवर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, k ओवर m के इक्वल आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, a ओवर x किसके इक्वल है, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, a इज इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से a ओवर x निकाल लें, a ओवर x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ आपको a ओवर x दिखे वहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें a ओवर x है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया जी ओमेगा इज इक्वल टू k ओवर m स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब जहाँ हमें इन फार्मूलाई में ओमेगा दिखेगा, हम वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। इसी फार्मूले को आप कुछ इस तरह से भी प्रूव कर सकते थे। कैसे, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स, ये इक्वेशन, और दूसरी आप ये जानते हैं a इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों को डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो ये बन गई माइनस के ओवर m इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस से कैंसल, x से कैंसल, यहाँ से बच गया जी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से बच गया k ओवर m, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देख लें आप, ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा इक्वल आ रहा है जी अंडर रूट k ओवर m। तो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट लें, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट लें, आपकी मर्ज़ी है। हमें ये पता चल गया कि ओमेगा बराबर है स्क्वायर रूट k ओवर m के, तो यहाँ तक आपको मसला नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिलेशन पे गौर करें, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि k ओवर m कांस्टेंट है, इक्वालिटी और कांस्टेंट को हटाकर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि a इसके बराबर है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब बच्चे ये सोचते हैं कि अगर k स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, जो कि चेंज नहीं हो सकती। जब स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि भाई k कांस्टेंट है और हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो वो समझते हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स होगी, चेंज नहीं हो सकती क्योंकि कांस्टेंट है। तो वो ठीक सोच रहे हैं किसी हद तक, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, वो बिल्कुल हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं है। उसका मतलब आपने यूँ समझना है कि अगर ये स्प्रिंग सॉफ्ट है तो इसके कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, अगर ये स्प्रिंग हार्ड है, थिक है, तो फिर इसके कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसी से रिलेटेड, फिर कांस्टेंट से रिलेटेड यहाँ पे एक MCQs है, वो फटाफट देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखें, ऑन टू स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट सेम फोर्सेस आर अप्लाइड देन एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ ग्रेटर कांस्टेंट इज।
कहता है कि हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हैं, लेकिन उन दोनों पे फोर्स सेम अप्लाई की जा रही है। तो आप बताएं कि जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट ग्रेटर है उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? लेस होगी, मोर होगी, सेम रहेगी, या नन ऑफ दिस? मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये है। अब देखें, इसका कांस्टेंट कम, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सॉफ्ट है और ये थिक है, हार्ड है, तो इसका कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा। तो इसका कांस्टेंट ज्यादा और इसका कांस्टेंट क्या है? कम। अब वो कहता है दोनों पे फोर्स क्या लग रही है? सेम। आप बताएं कि जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट ज्यादा है ना, उसमें एक्सटेंशन क्या होगी? लेस होगी, मोर होगी, सेम रहेगी, पहले जितनी रहेगी इसकी जितनी, या फिर नन ऑफ दिस? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा उसको खींचना आसान, ऐसी है ना, और जितना स्प्रिंग हार्ड होगा उसको खींचना मुश्किल। तो इसका मतलब जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा उसकी एक्सटेंशन लेस। तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी? अल्फा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आप अगर प्रूफ करना चाहें मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। देखिए F = kx होता है ना, अब फोर्स क्या है? सेम, ये तो चेंज ही नहीं हो रही। तीन चीज़ों में से अगर एक चीज़ कांस्टेंट तो बाकी दो का रिलेशन देखा जाता है। तो यहाँ पे इन दो का रिलेशन देखें, प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा? इनवर्स। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो अब k ज़्यादा है ना, इसका k ज़्यादा है तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ठीक है? तो लेस वाली ऑप्शन आप कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास इन फार्मूलाई को हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ और फटाफट हम जी आगे पहुँचते हैं अपने टॉपिक को लेके। चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आप नोट करते जाएं, बातें जितनी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। टाइम आपको थोड़ा ज़रूर लगेगा, आपने ये नहीं सोचना कि यार बड़ा टाइम लग रहा है, इतनी देर में तो पता नहीं हम क्या कर लेते हैं। भाई कुछ भी नहीं होता इतनी देर में, ये भी हमारी हिम्मत है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो टाइम लगेगा तो चीज़ें आपको आएंगी। अगर आप जल्दी के चक्करों में रहोगे तो फिर मार्क्स नहीं आप हासिल कर सकते, ठीक है ना? अच्छे मार्क्स फिर नहीं आने वाले। टाइम लगेगा, अपनी बुक पे चीज़ें नोट करते जाएं और फिर जाके कहीं अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? स्प्रिंग कांस्टेंट के को यूज़ होना चाहिए। तो हेडिंग बना देते हैं जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपका पढ़ के आ रहे हैं x = x0 साइन ओमेगा इंटू टी। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, x = x0 साइन इंटू ओमेगा क्या है जी? स्क्वायर रूट k/m। तो ये आ गया k/m इंटू टी। लो जी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, जिसमें ओमेगा हमें नज़र नहीं आ रहा, उसकी जगह k हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब हम अगर टाइम पीरियड की बात कर लें, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की इक्वेशन आप पढ़ के आ रहे हैं, t = 2π/ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, t = 2π/ओमेगा की जगह लिखें जी k/m। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि 2π अपनी जगह पे ये उलट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट m/k बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी F = जानते हैं 1/t, और F = 1/t की जगह 2π/ओमेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी ओमेगा/2π। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की,
तो वो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ओमेगा है जी k/m डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसको आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/2 पाई अलग, स्क्वायर रूट k/m अलग। तो लो जी ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डियर स्टूडेंट्स आप इसी तरह लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आप रिलेशन यूज़ कर चुके हैं जी प्रीवियस लेक्चर में। v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आप पढ़ के आ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें ओमेगा आपको नज़र आ रहा है, तो ओमेगा का पहले बंदोबस्त करें। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह लिखें जी स्क्वायर रूट k/m, तो k/m। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो कोई मसला है, x नॉट स्क्वायर कॉमन अंदर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। हाँ जी, इस x नॉट स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया। जब वो कॉमन लेते हैं, अगर दूसरी टर्म में उसकी वैल्यू ना हो तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लिया तो अगली में डिवाइड, और अगर डिवीजन में लिया तो फिर मल्टीप्लाई। तो x नॉट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो भी कोई मसला नहीं है कि यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x नॉट बाहर आ जाएगा, और ये वाला अंडर रूट k/m वैसे, और ये वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक, अब इसको आप यूँ लिख ले, v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k/m, और अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, जिसमें हमें ओमेगा की वैल्यू नज़र दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से दो इंपॉर्टेंट MCQs आपने क्लियर कर लेने। क्या कि हम ये बात जानते हैं कि एट मीन पोजीशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे तो हम कल भी प्रूव कर चुके हैं। तो एट मीन पोजीशन, या आप इसी बात को यूं भी क्वेश्चन में बना सकते हैं कि भाई इस इंस्टेंटेनियस की वैल्यू मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। तो एट मीन पे हम जानते हैं x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखते हैं जी हमारे पास वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू आती है या मैक्सिमम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k/m इंटू 1 माइनस एक्स की जगह 0, तो 0/x नॉट स्क्वायर, 0 समथिंग, आंसर क्या रहेगा 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स नॉट स्क्वायर रूट k/m, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, 1 को k/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो k/m ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब आंसर 0 नहीं है, तो ये v की कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, मैक्सिमम। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मीन पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है जी एट एक्सट्रीम, मतलब वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो वो होगी जी हमारे पास एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे हम जानते हैं जो x होता है ये x नॉट के इक्वल आ जाता है, ऐसे ही है ना। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट, ठीक, k/m इंटू 1 माइनस x की जगह, यहाँ पे x की जगह क्या लिखूँगा, x नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना। अब x नॉट स्क्वायर से कैंसल, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आ गया जी हमारे पास x नॉट स्क्वायर रूट k/m, और 1 माइनस 1 आंसर 0। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, और 0 की स्क्वायर रूट आंसर 1 है ना, और नहीं 0 की स्क्वायर रूट 0 ही होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया जी, v का वो आ गया हमारे पास 0।
तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई, मिनिमम जीरो के इक्वल आ गई, कहाँ पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया जी, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लो जी ये हमारे पास लास्ट इस टॉपिक की हेडिंग है, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर बी, ये जो इक्वेशन बी आपको नज़र आ रही है, इसको देखें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स नॉट, अच्छा जी एक्स नॉट, ओके, के ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर m अलग और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर अलग। कोई मसला तो नहीं है, नहीं है। अब इस पे गौर करें ज़रा, ये किसके इक्वल है, एट मीन पोजीशन जो आपके पास इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आई है वो क्या है, मैक्सिमम। तो ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, देखें यही है ना, एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं वी नॉट का। वी नॉट से मुराद क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला वी वैसे, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर वैसे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो टॉपिक एंड हो चुका है जी। अब आपसे यहाँ से बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो MCQs, और अगर इस फार्मूले से बनाना चाहो तो इस फार्मूले से बना सकते हो। क्या MCQs बन सकता है, पहला MCQs, फर्स्ट MCQs में वो ये कह सकता है कि भाई ये जो आपके पास मैस है ना, ये वाला मैस, ये आपको जो मैस दिख रहा है, स्प्रिंग के साथ जो आपने मैस अटैच किया था, जो भी पहले था 2 है 4 है 8 है कुछ भी है, जितना भी था, उसको अगर मैं 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, 4 टाइम उसको बढ़ा दूं, तो फिर मुझे बताएं कि वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो अगर आप मैस को 4 टाइम इंक्रीज कर दें, मैस को 4 टाइम्स आप क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप बताएं कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लें, या आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट, मैं डायरेक्ट पुटिंग कर देता हूँ इसी फार्मूले को देखते हुए, यहाँ पे v डैश, नई वेलोसिटी चाहिए ना, एक्स नॉट के ओवर m क्या हो गया जी, 4m, m 4m हो जाएगा ना, और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। लो जी अब हमारे पास 1/4 की स्क्वायर रूट अलग कर लें, 1/4 की स्क्वायर रूट, और आगे आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर रूट, m तो अपनी जगह पे ना, k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ क्या है, ये तो वही पहले वाली वेलोसिटी है ना, पहले वाली वेलोसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, v डैश इज इक्वल टू 1/4, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, और आगे आपके पास क्या है v। तो वेलोसिटी जो न्यू होगी वो पहले की क्या हो गई है, हाफ, वेलोसिटी क्या हो गई है, हाफ। तो अगर आप मैस को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई है, अगर 4 टाइम कर रहे हैं तो फिर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आप देख सकते हैं हाफ हो गई है।
तो ऑप्शन आपके सामने होंगी, हाफ, सेम, डबल, 4 टाइम, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कुछ भी बना सकता है। तो ये आपके पास सामने प्रूफ है। अब डेयर सेकंड वो यहाँ से ये बात कर सकता है, क्या कर सकता है, हाँ, देखिए मैक्सिमम जो वेलोसिटी आ रही है वो k पे भी डिपेंड कर रही है, m पे भी डिपेंड कर रही है, और x नॉट एक्सटेंशन पे भी डिपेंड कर रही है। तो अगर वो आपसे कहे कि मैं एम्पलीट्यूड को 2 टाइम इंक्रीज कर देता हूँ, फिर बताएं कि वेलोसिटी विल बी, अगर वो कहे यहाँ से x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, आप दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड को वो 2 टाइम इंक्रीज कर दे, इफ़ एम्पलीट्यूड क्या हो गया जी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया या डबल हो गया, यूं भी कह सकता है कि इफ़ एम्पलीट्यूड इज डबल्ड। इसी बात को वर्डिंग में लिखना चाहें तो वर्डिंग में लिख सकते हैं, इफ़ एम्पलीट्यूड इज doubled then velocity will be। लो जी, फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी, वो वाला फार्मूला यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट सीधी सीधी बात है, मसला कोई है नहीं। v इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 2x नॉट, और आगे सारी तरतीब वही k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक, अब देखें 2 को अलग और इस सारी को गौर से देखें, ये क्या है, वही वेलोसिटी तो है, तो ये आ गया अभी। तो देखें v डैश किसके इक्वल आ गया, 2v के। तो इसका मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।